गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध के बारे में आज हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इसकी संपूर्ण जानकारी को समग्रता से इस लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को आपको पूरा देखना है। पूरा देखने के बाद भारत चीन युद्ध के जितने भी कारण हैं, परिणाम हैं, है ना, कैसे इसका ओरिजिन हुआ, कैसे इसका समापन हुआ, कौन कौन व्यक्ति इसमें सम्मिलित थे, किसने डिसीजन लिया था, पंचशील समझौता क्या था, तात्कालिक परिणाम क्या रहे, है ना, चीन ने किस तरीके से अक्साई चिन पर अधिकार कर लिया, तिब्बत पर अधिकार कर लिया, दलाई लामा को भारत भेज दिया, है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सभी को आज इस लेक्चर में समझने के बाद सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और इसको मैं 3 चरणों में समझाऊंगा। पहला चरण होगा आपका ऑब्जेक्टिव के आधार पर। ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, जितने भी वनडे एग्जाम है, बैंक, व्यापम, एसएससी, रेलवे, जितने भी एग्जाम हैं जिनमें ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव को जब मैं बोलूंगा, फैक्टों को बोलूंगा, तो आपको नोट करते चलना है। ठीक है। दूसरा रहेगा आपका मेंस के आधार पर। मेंस के आधार पर क्या रहेगा कि जैसे मेंस में क्वेश्चन पूछे 3 नंबर में, 6 नंबर में या 15 नंबर में, जब भी पूछे तो आपको क्या करना है, 3 नंबर में 3 पॉइंट लिख देने हैं। ये तो बेसिकली आपसे बन जाएगा। आपको 15 नंबर तैयार करना है, सीधे 15 पॉइंट तैयार कर लेना है। 15 पॉइंट जब आपको याद हो जाएंगे तो चाहे 6 में पूछ ले, चाहे 3 में पूछ ले, कोई समस्या आपके सामने नहीं रहेगी। ठीक है, तो पूरी जानकारी बताऊंगा ताकि 15 पॉइंट क्या 30 पॉइंट आपके बन जाएंगे। जब 30 आप याद कर लेंगे तो 15 आपको रहेंगे ही रहेंगे। बात क्लियर है। और तीसरा हुआ कि इसकी मैं एक बहुत बढ़िया तरीके से कहानी समझाऊंगा स्टोरी के माध्यम से। जब स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा तो आपका ये पूरा जो टॉपिक है ये आपके माइंड में मेमोराइज हो जाएगा। जैसे आप किसी भी मूवी को देखते हैं, जब मूवी देखने जाते हैं तो कोई स्टूडेंट दिमागी स्तर से कितना भी कमजोर हो, लेकिन जब वो एक फिल्म देखता है तो उसको पूरी फिल्म याद हो जाती है। कारण क्या है? कारण ये है कि उसमें सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप स्टोरी के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की जाती हैं। बात क्लियर है। तो यहां पर मैं पूरी कहानी को समझाऊंगा। तो स्टार्ट हम करेंगे बिल्कुल बेसिक से। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, शुरुआत से। भारत चीन युद्ध जो है, ये जो हुआ, इसके पहले विश्व में 2 विश्व युद्ध हो चुके थे। 2 विश्व युद्ध हो चुके थे। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तब यह डिसीजन लिया गया। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के मध्य। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तब यह डिसीजन लिया गया कि यार अगला द्वितीय विश्व युद्ध ना हो, इसलिए कुछ समितियां बनाई गई, लेकिन यह सफल नहीं हो सका। फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 के बीच। 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तब सभी विश्व के देशों ने यह डिसीजन लिया कि यार ऐसा अगर होता रहा तो कहीं ना कहीं जो संपूर्ण मानव जाति है, सारा संसार है, ये विध्वंस की कगार पर जा सकता है और पूरा मानव जाति समाप्त हो सकती है। क्योंकि यहां से क्या हुआ, आधुनिकीकरण का प्रारंभ हुआ। आधुनिकीकरण में क्या है, बहुत सारे देशों ने वैज्ञानिक स्तर पर परमाणु बम, एटम बम, है ना, हाइड्रोजन बम, मिसाइल, फाइटर जेट, है ना, ऐसी तमाम तरीके की चीजों को तैयार कर लिया था। और अगर इसके बाद विश्व युद्ध होता तो कहीं ना कहीं पूरे देश के देश, पूरे महाद्वीप के महाद्वीप समाप्त भी हो सकते थे। जैसे अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे जापान में, है ना। तो ऐसी स्थितियां सामने आने लगी थी। तब एक संस्था सामने निकल कर आई जिसका नाम है यूएनओ। यूएनओ को हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ, और इंग्लिश में कहा जाता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहां बना? यूएसए में बना, संयुक्त राज्य अमेरिका में बना। अमेरिका में बना, कब बना? 1945 में बना। कब बना? 1945 में। जस्ट द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, इसका क्या हो गया? गठन हो गया। जब इसका गठन हुआ, संगठन हुआ, तो गठन होने के बाद इस पर यह डिसीजन लिया गया कि यार इसमें एक क्या थी? सुरक्षा परिषद थी। सुरक्षा परिषद को इंग्लिश में कहा जाता है सिक्योरिटी काउंसिल। तो सुरक्षा परिषद जो तैयार हुई, इसमें कुछ स्थायी देश का चयन किया जाना था।
स्थायी देशों का क्या किया जाना था, चयन किया जाना था, स्थायी सदस्य मान सकते हैं आप, है ना। सदस्य तो बहुत सारे थे, सदस्य तो लगभग उस समय 189 के लगभग थे, 190, है ना। लेकिन इसमें क्या है, स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी थी, 5 थी। उस समय 4 थी, लेकिन 5वें पर गतिरोध चल रहा था कि 5वां कौन बने, है ना। 4 तो बेसिकली आपको पता है, अमेरिका था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस था, 4 ये थे। 5वें पर विवाद था कि 5वां स्थायी सदस्य कौन बनेगा। 5वां जो स्थायी सदस्य है किसका, सुरक्षा परिषद का, ये कौन बनेगा, इस पर क्या है, बहुत बड़ा विवाद बना हुआ था, है ना। चीन को अमेरिका अवॉइड कर रहा था कि चाइना को हमें ना बनाना पड़े, क्योंकि जब पुनर्जागरण समाप्त हुआ तो उसके बाद जो चीन है, चीन ने साम्यवादी सरकार को अपना लिया, और जो अमेरिका है उसने पूंजीवादी को अपना लिया। इस तरीके से दोनों प्रकार से 2 वैश्विक महाशक्ति स्थापित हो गई। अब भारत को यह तय करना था कि चीन के साथ जाना है कि यूएसए के साथ जाना है। ये किसी के साथ नहीं गया। जब किसी के साथ नहीं गया तो भारत खुद के लिए एक अलग से कोई एक देश ढूंढ रहा था जो इसका दोस्त बन सके, हमदर्द बन सके। चाइना की जो चीजें हैं, जो रणनीतियां हैं, जो राजनीति है, वो पहले भारत को पता नहीं थी, क्योंकि ये लगभग 70 से 80 साल पुरानी बात है। 70 से 80 साल पुरानी बात है, तब हम आजाद भी नहीं हुए थे। जब आजाद नहीं हुए थे तो हमारे सामने चैलेंज था कि यार हम किसको समझें, किसको ना समझें, कौन सही है, कौन गलत है, कौन हमारा साथ देगा। तो हमने कहा कि जो पास वाला व्यक्ति होता है वही सच्चा व्यक्ति माना जाता है। जैसे आप जहां भी रहते हैं तो आपके घर पड़ोस के सामने कोई दोस्त होगा, परिवार होंगे, है ना, पड़ोसी होंगे। गांव में रहते हैं, चाहे शहर में रहते हैं, चाहे महानगर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं तो आपके घर के आसपास जो घर हैं या व्यक्ति हैं, उनसे आपकी पहचान होती है, दोस्ती होती है। और कुछ और भी दोस्त होते हैं जो थोड़े से दूर होते हैं, है ना। हो सकता है किसी किसी के दोस्त दूसरे स्टेट में हो, दूसरे शहर में हो, या दूसरे देशों में भी हो सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आप किस पर ज्यादा विश्वास करेंगे। आप खुद से आप क्वेश्चन पूछिए। कहीं कहीं दिमाग में ये आता है बहुत सारे व्यक्तियों का कि हमने चाइना को ही सपोर्ट क्यों किया। तो आप मुझे खुद बताइए कि आप किसको सपोर्ट करेंगे। आप उसी को सपोर्ट करेंगे जो आपके पास वाला व्यक्ति है, जिसे आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं, जो आपके नियरेस्ट है। तो नियरेस्ट हमारे उस समय चाइना था। चाइना से सबसे ज्यादा बॉर्डर हमारी लगती थी, व्यापार ज्यादा होता था। और अब आपके दिमाग में ये आएगा कि चाइना ही क्यों, पाकिस्तान को क्यों नहीं लिया, बांग्लादेश को क्यों नहीं लिया। तो ये छोटे देश थे, इनके कंपेरिजन भारत ही सक्षम था। भारत को एक बड़े व्यक्ति से हाथ मिलाना था। तो यहां पर हमने प्रपोजल दिया किसका, चाइना का। सभी लोगों ने कहा था कि भारत इस सुरक्षा परिषद का सदस्य बन सकता है, भारत इस सुरक्षा परिषद का सदस्य बन सकता है, लेकिन भारत नहीं बना। भारत ने किसे प्रपोज किया, चीन को प्रपोज किया। और चीन को जब प्रपोज किया भारत ने तो सभी देशों ने मान लिया, और 5वां जो स्थायी सदस्य है सुरक्षा परिषद का, वो चाइना बन गया। अब आप सोचिए कि चाइना को हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सुरक्षा परिषद में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सुरक्षा परिषद क्या है। सिक्योरिटी काउंसिल ये है कि संसार में जितनी भी गतिविधियां होती हैं, क्राइम के आधार पर, चाहे व्यापार के आधार पर, चाहे किसी भी आधार पर, तो उन पर, जैसे अभी आपकी सुरक्षा कौन करता है, पुलिस प्रशासन करता है, तो वैसे ही सारे देश की जो सिक्योरिटी है वो सुरक्षा परिषद करती है। तो इन देशों में भारत कहीं ना कहीं सम्मिलित होने वाला था, लेकिन हम खुद नहीं हुए, बल्कि हमने हमारे हमदर्द दोस्त चाइना को हमने अपना हमारा दोस्त बनाया, और चीन ने भी हमें दोस्त माना, और हमने चीन को सिक्योरिटी काउंसिल में क्या दे दी, सदस्यता दे दी, और हम पीछे हट गए। कहीं ना कहीं 6वें सदस्य के तौर पर, स्थायी सदस्य के तौर पर हम भी बन सकते थे, लेकिन उस समय हमारा विरोध कर दिया गया। विरोध का मतलब चीन को ही बनाया गया, 6वें सदस्य की बात नहीं हुई, और चाइना इस तरीके से सदस्य बन गया। कब, ये बात है 1949 की बात है, थोड़ा सा इसको देख लेना, है ना। 1949 की बात है शायद, इस पर थोड़ा सा मुझे डाउट है। 2 से 3 साल की बात है, उसी के अंदर ये सब हुआ। चाइना जब सदस्य बन गया, जब चाइना सदस्य बन गया तो चाइना 3 से 4 साल सदस्य रहा, और इसने अपनी गतिविधियां थोड़ी थोड़ी क्या किए, बदलना शुरू किया। बदलना जब शुरू किया तो कहीं ना कहीं भारत को लगा कि हमें चाइना से कुछ एग्रीमेंट कर लेना चाहिए, ताकि हमारी जो दोस्ती है, जो फ्रेंडशिप है, वो क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। ठीक है, तो हम क्या लेकर आए, पंचशील समझौता। पंचशील समझौता भाई साहब आया 1954 में। इसको बहुत अच्छे से याद रखना, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है ना। तो हमारी जो दोस्ती है उसको फिक्स करने के लिए पंचशील समझौता लेकर आए, है ना, ताकि बहुत सारे जो विवाद हैं चाइना और हमारे बीच, वो स्थायी रूप से
खत्म हो जाए और दोस्ती का हाथ आगे जो बढ़ाया है वो बिल्कुल फिक्स हो जाए कि भाई हाँ पक्की दोस्ती है। पंचशील समझौता आया। पंचशील समझौता में बहुत सारी बातें कही गई, बहुत सारी बातें कही गई। यहाँ मैं लिखूंगा नहीं, बस आपको याद कर लेना है, सुन लेना है केवल, और चाहे तो आपको लिख सकते हैं, क्योंकि मेंस में ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचशील समझौता को समझाइए। तो सबसे पहला पंचशील समझौता भारत चीन के मध्य हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पंचशील समझौता 1954 में हुआ था, ठीक है। तीसरा, पंचशील समझौते में भारत और चीन के बीच यह निर्णय लिया गया कि भारत और चीन एक दूसरे के क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा नहीं करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, भारत और चीन एक दूसरे के विकास में सहायता करेंगे, तीसरी चीज। भारत और चीन एक दूसरे के लिए वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार में सभी प्रकार से सहायता करेंगे, पांचवी चीज, भारत और चीन एक दूसरे पर किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं करेंगे। इस चीज को नोट करिए। पंचशील समझौते में क्या कहा था कि हम एक दूसरे पर किसी भी प्रकार से आक्रमण नहीं करेंगे और किसी भी प्रकार से एक दूसरे के क्षेत्रों पर हम क्या कब्जा नहीं करेंगे। एक दूसरे के किसी भी प्रकार से विवाद होने पर उसे लड़ाई से नहीं, युद्ध से नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण ढंग से उसको सुलझाएंगे। ऐसी तमाम तरीके की बहुत सारी अच्छी बातें कहीं एक दूसरे के लिए। किसके लिए? भारत वर्सेस चीन, इन दोनों के बीच क्या हुए? एग्रीमेंट हुए। बहुत सारे क्या हुए? एग्रीमेंट हुए। एग्रीमेंट सारे कैसे थे? दोस्ती के आधार पर थे। तो कब हुआ? 1954 में। 1954 में जब ये कंप्लीट हो चुका तभी चाइना ने अपनी सारी पॉलिसी को बदलना शुरू किया। चाइना को लगने लगा कि अब मैं पावरफुल हूं, अब मेरा कौन क्या कर लेगा, अब मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हो चुका हूं। क्योंकि जब पंचशील समझौता हुआ तो सारा व्यापार चाइना भारत में करने लगा, बहुत सारा मुनाफा कमा लिया, और मुनाफा कमाने के बाद चीन अपने आप को शक्तिशाली समझने लगा, और शक्तिशाली समझने के बाद चीन ने भारत को अपनी दोस्ती जो थी उससे थोड़ा सा दूर करने की कोशिश शुरू कर दी। दूर करने की कोशिश में सबसे पहले उसने क्या किया? सबसे पहले चाइना ने क्या किया? अक्साई चीन को क्या कर लिया? अधिकृत कर लिया। अब अक्साई चीन कहां पर है मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। जो लोग मेरे स्टूडेंट हैं वो लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अक्साई चीन क्या है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा उनको। लेकिन जिन लोगों ने शायद मुझसे पढ़ा नहीं है उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन रहा होगा कि ये अक्साई चीन क्या है। बहुत सारी बातें आपके दिमाग से बाहर जा रही होंगी, लेकिन आपसे बस एक ही गुजारिश है कि आप मेरे वीडियो निरंतर देखते रहें। निश्चित तौर पर जीएस के पार्ट में किसी भी प्रकार से आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये बिल्कुल तय है, ठीक है। तो ये हमारा भारत है। भारत में यहां पर पाकिस्तान है, ये आपका पाकिस्तान है, यहां अफगानिस्तान से थोड़ी बॉर्डर लगती है, और यहां से लेकर यहां तक ये पूरी बॉर्डर लगती है चाइना से, ये पूरी बॉर्डर लगती है चाइना से। तो चाइना से यहां पर ये जो भाग है इतना, ये जो भाग है, ये भाग कहलाता है आपका अक्साई चीन, ठीक है। यहां से पूरी बॉर्डर यहां तक, ये आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, यहां पर आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो ये जो पूरी बॉर्डर है यहां से यहां तक, ये क्या कहलाता है? इसका ये कश्मीर वाला इतना टुकड़ा क्या कहलाता है? अक्साई चीन। तो अक्साई चीन पर अधिकार कर लिया है ना। अक्साई चीन पर जैसे ही अधिकार हुआ तो कहीं ना कहीं हम चाइना की रणनीति को समझ गए। रणनीति को जब हम समझे तो हमारा और चाइना के बीच क्या होने लगा? विरोधाभास होने लगा। बहुत सारी समस्याएं सामने आने लगी। फिर चीन ने क्या किया? चीन ने अपना क्षेत्र अधिकार बढ़ाने का प्रयास किया। चीन अब धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। यहां पर पहले ये वाली जो पट्टी है, ये वाली पट्टी पर तिब्बत था, ठीक है। क्या था? तिब्बत था। तो तिब्बत पर भी क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तिब्बत पर भी अधिकार कर लिया, और क्या 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 अधिकार किया कि तिब्बत तो हमारा ही हिस्सा है, और हम इसको लेकर रहेंगे,
इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, तो तिब्बत पर अभी अधिकार कर लिया, क्योंकि चीन की सेना बड़ी है, टेक्नोलॉजी ज्यादा है ना, तो कोई देश कुछ ज्यादा कह नहीं पाता। तिब्बत पर अधिकार कर लिया। और उस समय क्या है कि हम आजाद हुए थे, उस समय हम आजाद हुए थे और हम इतने ज्यादा सशक्त नहीं थे, हमारी इंडियन आर्मी भी उतनी पावरफुल नहीं थी उस समय, बहुत सारे टैंक, बहुत सारी मिसाइलें, बहुत सारी चीजों का अभाव था उस समय भारतीय इंडियन आर्मी में। तो कहीं ना कहीं उस समय उतनी ज्यादा चीजें नहीं थी, लेकिन चाइना पहले से ही सशक्त है ना। तो तिब्बत पर अधिकार कर लिए। जैसे ही तिब्बत पर अधिकार कर लिए तो तिब्बत का जो धर्म अधिकारी होता है, तिब्बत मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के लिए समर्पित है, और वहां पर बौद्ध का एक धर्म अधिकारी होता है जो पूरे शासन को चलाता है, जिसको दलाई लामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दलाई लामा कहा जाता है। तिब्बत पर जब चाइना ने अधिकार किया तो जो वहां के दलाई लामा थे, धर्माधिकारी थे, वो कहां आ गए? भारत आ गए, है ना। जब यहां से कोई मारेगा तो व्यक्ति भारत ही आएगा ना। तो दलाई लामा कहां आ गए? भारत में आ गए। वर्तमान में जो दलाई लामा है उनका वास्तविक नाम तेंजिन ग्यात्सो है। ठीक है, तेंजिन ग्यात्सो है, जो वर्तमान में अभी बौद्ध धर्म के धर्माध्यक्ष हैं। तो दलाई लामा जब भारत आए तब चाइना ने एक बात कही, चाइना ने ये बात कही कि हमारा दुश्मन ये तिब्बती क्षेत्र के व्यक्ति हैं, और तुम तिब्बतियों को क्या दे रहे हो? शरण दे रहे हो। तुम क्या दे रहे हो? तिब्बतियों को शरण दे रहे हो, जो कि हमारे दुश्मन हैं। और तुमने पंचशील में क्या कहा था कि दोस्त का दोस्त दोस्त होगा और दोस्त का दुश्मन दुश्मन होगा। तो हमारा जो दुश्मन है तुम उसको शरण दे रहे हो, इसलिए ये समझौता क्या हो जाता है? ये समझौता खारिज हो जाता है। ये बात कही किसने? चाइना ने। पंचशील की जितनी भी शर्तें हैं उन शर्तों का जवाब उसने कैसे दिया? उसने ऐसे दिया कि हमारा जो दुश्मन है वो तिब्बत है, और तिब्बत को तुम शरण दे रहे हो, और इसलिए पंचशील समझौता समाप्त हो जाता है, हम इसको नहीं मानते। दलाई लामा भारत आ गए, भारत में इसको शरण दे दी। जब भारत में शरण दे दी तो यहां पर ये क्षेत्र तो कब्जा हो गया तिब्बत का। अब तिब्बत के बाद अब भारत में एंट्री शुरू हुई। यहां पर जब अरुणाचल प्रदेश लगता है तो वहां पर इसने अब कब्जा करना शुरू किया अरुणाचल प्रदेश पर। तो अरुणाचल प्रदेश पर निगाहें हैं इसकी, अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने लगा। कब्जा तो नहीं किया, सबसे पहले आक्रमण किया। जब ये आक्रमण हुआ तो ये आक्रमण कहां हुआ? एक यहां पर खेगला घाटी पड़ती है, खेगला घाटी पर आक्रमण किया। आक्रमण कब किया? 8 सितंबर की बात है, 8 सितंबर 1962 की बात है। 1962 मैंने पहले ही लिख दिया है। खेगला अरुणाचल प्रदेश, देखो तिब्बत भी ले लिया, यहां पर कश्मीर का भी भाग ले लिया, अक्साई चिन ले लिया। अक्साई चिन थोड़ा सा लिया है, अभी थोड़ा सा लिया है, एंट्री की है, लेकिन अक्साई चिन लेने के बाद खेगला घाटी पर आक्रमण किया 8 सितंबर 1962 को। जब आक्रमण किया तो आक्रमण करने के बाद इंडियन आर्मी ने भी जवाब दिया, और जैसे ही जवाब दिया और ये घटना क्या बन गई? भारत चीन युद्ध। ये घटना क्या बन गई? भारत चीन युद्ध। और जो फाइनली युद्ध है, फाइनली जो वॉर है, युद्ध है, वो कब शुरू हो गया आपका? ये आपका शुरू हो गया 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हो गया, और ये कब तक चला? ये चला आपका 21 नवंबर तक, 21 नवंबर 1962 तक ये चला। बात क्लियर है? ये मैं इसलिए बिंदु लिख रहा हूं एक एक करके, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हों कि किस तरीके से क्रम में भारत ने चीन पर आक्रमण किया। पहले तिब्बत को ले लिया, फिर खेगला घाटी पर आक्रमण किया 8 सितंबर को, और फाइनली हमारी इंडियन आर्मी ने जवाब दिया, और जवाब दिया तो ये 20 अक्टूबर को फाइनली युद्ध में कन्वर्ट हो गया, जो कि 21 नवंबर 1962 तक चला। जब 1962 तक चला तो फाइनली इसमें परिणाम क्या हुए? कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत और चीन के युद्ध का परिणाम क्या था? तो भारत की हार। भारत की क्या हुई? इसमें हार हुई, भारत हार गया। और जब भारत हारा तो भारत के 1383 सैनिक क्या हुए? शहीद हो गए, और 722 चीनी सैनिक शहीद हो गए। लगभग दुगने
है ना। 700 का डबल 1400 होता है, तो 83 है, 1400 में थोड़ा ही कम है। तो 700 और कहां 1383 सैनिक, इतने सैनिक शहीद हो गए। ये एक छोटा सा आंकड़ा है जो भारत सरकार ने दिया है। वास्तविक आंकड़ा क्या है ये किसी के पास नहीं है, ये केवल आर्मी के पास होता है, क्योंकि आर्मी के नियम कानून इंफॉर्मेशन है ना, आरटीआई, ये सब उनका अलग होता है। इससे सभी को कोई लेना देना नहीं होता और वास्तविक जानकारी वो शो भी नहीं करते, है ना। तो इस तरीके से युद्ध समाप्त हो गया। अब कभी कभी पूछा जाता है कि इसके लिए बाद में जांच की गई, इसकी जांच की गई। जब जांच हुई इसकी, तो जांच होने के बाद इसमें पता चला कि वास्तविक तौर पर क्या हुआ था, है ना। क्योंकि उस समय जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? JL नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और चीन के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? माओ थे, है ना, माओ थे, है ना। चीन के प्रधानमंत्री क्या थे? माओ थे। एक चीज और याद रखना, पंचशील समझौते में, ये नोट करके लिख लेना, पंचशील समझौते में एक टैगलाइन दी गई थी, एक कथन दिया गया था। ये कई बार पूछा जाता है और आपने भी निश्चित तौर पर सुना होगा। ये आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है नोट करके कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कब दिया गया। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कब दिया गया? 1954। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा किसके बीच दिया गया? भारत चीन। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा किस समझौते के आधार पर दिया गया? पंचशील समझौता। पंचशील समझौता कब हुआ? 1954 में। बात क्लियर है। तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। भाई भाई तो ठीक ठाक है, दुश्मन बन गए, है ना। PM नेहरू जी थे, वहां के माओ थे, है ना। इस तरीके से दोनों के बीच में फिर बैठक हुई, भारत चीन के बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई। उस रिपोर्ट का नाम क्या था? इस रिपोर्ट ने क्या किया? चेक किया इस युद्ध को कि वास्तविक तौर पर क्या सही है। हेंडरसन ब्रुक्स, हेंडरसन ब्रुक्स भगत, है ना। एक रिपोर्ट बनी जिसका नाम क्या था? हेंडरसन ब्रुक्स भगत। हेंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट तैयार हुई और इस रिपोर्ट ने इस सारे युद्ध को चेक किया और चेक करने के बाद इस युद्ध का जिम्मेदार किसे ठहराया? प्रधानमंत्री नेहरू जी को। अब क्यों ठहराया, कैसे ठहराया, इसके बारे में सरकारी आंकड़ा भारत सरकार ने नहीं दिया, क्योंकि ये प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री अपनी छवि को खराब करे, है ना, देश का सर्वोच्च अधिकारी अगर अपनी ही जानकारी को खुलेआम बता दे तो ऐसा संभव नहीं है। उनके जो भी सबूत रहे वो किसी को नहीं पता। ऐसा व्यवहारिक रूप से मैंने सुना है कि उस समय के जो सेना प्रमुख थे, जो सेना प्रमुख थे भारत के, वो BL कोल को बना दिया था। किनको बना दिया था? BL कोल को बना दिया था। किसने बना दिया था? प्रधानमंत्री नेहरू जी ने, है ना। इनको जब बना दिया था तो ऐसा लोग कहते हैं व्यवहारिक रूप से, इसके बारे में सत्यता क्या है मुझे भी नहीं पता, कि नेहरू जी के जो BL साहब के साथ ताल्लुकात थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी इनकी गहरी दोस्ती थी, है ना। तो इसी दोस्ती के चलते इन्हें सेना प्रमुख बना दिया BL कोल को, जबकि ये सेना प्रमुख बनने के उतने काबिल नहीं थे जितने होना चाहिए। दूसरे और व्यक्ति थे सीनियर आर्मी के, तो उनको बनाया जाना चाहिए था और उनके नेतृत्व में अगर युद्ध होता तो कहीं ना कहीं युद्ध का परिणाम कुछ और होता। बात क्लियर है। लेकिन इनको बनाया गया, जब इनको बनाया गया तो इस तरीके से नेहरू जी पर ये आघात लगा हेंडरसन ब्रुक्स भगत आयोग के आधार पर, और इस तरीके से ये समाप्त हो गया युद्ध। तो आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी। अब इसके अलावा कोई भी अगर डाउट है, कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैंने पूरी जानकारी आपको बता दी है, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि भारत पाकिस्तान युद्ध, तो इस वीडियो का रिस्पॉन्स जैसा रहेगा, इस वीडियो के कमेंट जैसे रहेंगे, सब्सक्राइबर व्यूज जैसे रहेंगे, उसके आधार पर मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत पाकिस्तान का युद्ध कई बार हुआ है, बार बार हुआ है, तो कमेंट में आप बताइए कि सभी युद्धों पर मैं अलग अलग वीडियो बनाऊं कि एक ही वीडियो को मैं बड़ा बना दूं और उसमें मैं सारे युद्ध 1947, 1965, 1971, है ना, 1999 कारगिल, ऐसे सारे युद्धों को मैं डिटेल से भी बता सकता हूं। तो ये आपका रिस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।